नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर एमजे कॉलेज। आज मेंटल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन का एक सब टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। सांख्यिकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसे जानना होगा, ये आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस तथा इटली भाषा के शब्द स्टेटिस्टा के अर्थ के विकास के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ और पॉलिटिकल स्टेटस अर्थात राजनीतिक स्थितियों के ज्ञान के लिए इसका प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। स्वयं की शक्ति, राज्य की जनसंख्या, जन्म मृत्यु, मृत्यु दर, राज्य की आमदनी आदि विषयों के बारे में चिंतन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता था। प्रोफेसर बाउले के अनुसार सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जाता है, अर्थात जहाँ पर भी गणना के माध्यम से विश्लेषण किया जाता था, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता था, वहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग होता था। यदि बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, अर्थात सांख्यिकी विषय का अनुमान लगाने के लिए और संभावनाओं को पता लगाने के लिए इस विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। सांख्यिकी को अच्छे से समझने के लिए हम सांख्यिकी पदों का इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। सांख्यिकी के पद का मतलब ये हुआ, सांख्यिकी के अंतर्गत जो टर्म को हम यूज़ करते हैं, उन शब्दों को जो हम उपयोग में लाते हैं, उनके बारे में हमको जानना आवश्यक है। जैसे आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, विस्तार, वर्गांतर, वर्गांतर की वास्तविक सीमा, बारंबारता या आवृत्ति, इन सारे शब्दों से हमको परिचित होना आवश्यक है। ये सारे शब्द वे शब्द हैं जिनके ज्ञान के बाद में ही सांख्यिकी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको आंकड़ों के विषय में बताता हूँ। आंकड़ा अर्थात डाटा। डाटा किसे कहेंगे? उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ आपको यह समझाता हूँ। मान लीजिए एक कक्षा में हम गए और वहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी बुद्धि लब्धि को हमको नापने की इच्छा हुई और हमने उन बच्चों पर एक बुद्धि परीक्षण का प्रशासन किया। मान लीजिए कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 30 हुई और उनके उस परीक्षण यानी उस समूह पर जब परीक्षण का हमने प्रशासन किया तो उन सभी विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हमको मिले, वो प्राप्तांक को हम यहाँ पर आंकड़ों के रूप में लिख सकते हैं। डायरेक्ट उनके जो प्राप्तांक प्राप्त हुए, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है बोर्ड में आपको कि ये जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक क्रमशः 90, 93, 95, 96 इस प्रकार से यहाँ पे हमको प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्राप्तांकों को हम आंकड़ों के नाम से यहाँ पर जान सकते हैं। ये आंकड़े हमको सांख्यिकी को समझने में बहुत योगदान करते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अर्थात अवर्गीकृत आंकड़े किसे कहेंगे? तो अवर्गीकृत आंकड़े भी वही है जो यहाँ पर हमने दिखाया है। ये सीधे सीधे कहने का मतलब, हमने परीक्षा लिया और परीक्षा लेने के बाद जो भी बच्चों को प्राप्तांक हुए, उन प्राप्तांकों को वैसे का वैसे यहीं पर हमने लिख दिया है। इसके लिए हमने किसी मानक का प्रयोग नहीं किया है, अभी कुछ भी चीज़ प्रयोग नहीं किया है। जो भी प्राप्तांक आए हैं उन प्राप्तांकों को हमने सीधे सीधे यहाँ पर रॉ स्कोर के रूप में लिख दिया है। तो ये जो रॉ स्कोर है, इसी को ही इनके जो आंकड़े हैं, इन्हीं को हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े, इन्हीं अवर्गीकृत आंकड़ों को जब हम विशेष रूप से क्लासीफाई करके लिखते हैं तो उसको हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस बॉक्स के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, इन अवर्गीकृत आंकड़ों को मैंने यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों में कन्वर्ट करके या उनको बदलकर, उनकी स्थितियों को बदलकर यहाँ पर आपको दिखाया है। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इसके बारे में बताने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करूँगा, परंतु मैं आपको पहले विस्तार के बारे में बता दूँ। विस्तार अर्थात जो प्राप्तांक है उसका रेंज क्या है, कौन से अंकों तक उसका प्रसार अधिकतम है, इसको ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम जो सबसे उच्चतम प्राप्तांक होता है, उस उच्चतम प्राप्तांक में से निम्नतम प्राप्तांक को घटा देते हैं
तो हमको प्रसार या विस्तार के बारे में पता लग जाता है। यहाँ जैसे हमने अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को घटाकर कुल प्राप्तांक यहाँ पे 30 अंक को प्राप्त हुआ घटाने पर, जिसे हम रेंज या प्रसार के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम आपको बताते हैं अगले पद वर्गांतर या क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम अपने मन से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 5 का अंतर लिया है, 90 से लेकर 94 तक 5 इसके अंतर्गत वर्गांतर प्राप्त हुआ है, 95 से लेकर 99 तक ये भी 5 का अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वर्गांतर होता है। इसे हम अपने मन से निर्धारित कर सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ वर्गांतर की वास्तविक सीमा किसे कहते हैं। वर्गांतर की वास्तविक सीमा का मतलब ये होता है, वर्गांतर में एक निम्नतम सीमा होती है, एक उच्चतम सीमा होती है। निम्नतम सीमा यहाँ पे जैसे 95 लिखा है, तो ये 95 इसकी वास्तविक निम्नतम सीमा न होकर इसकी निम्नतम सीमा जो है 94.5 है। ये 94.5 कहाँ से आया है, इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, उसके ऊपर के जो प्राप्तांक हैं उसमें उच्चतम प्राप्तांक 94 है, यहाँ पे निम्नतम प्राप्तांक 95 है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। ये 1 को जब हम उसका आधा लेते हैं, अर्थात आधा करते हैं इस 1 को 2 भागों में बांटकर, और तो हमको 0.5 प्राप्त होता है। ये जो 0.5 प्राप्त हुआ, इसको हम निम्नतम सीमा को ज्ञात करने के लिए निम्नतम प्राप्तांक जो रहेगा उसमें से 0.5 को हम घटा देते हैं, तो हमको निम्नतम सीमा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ 95 है, 95 में हमने 0.5 को घटाया तो हमको 94.5 मिला, अर्थात वास्तविक निम्नतम सीमा जो है उसकी 94.5 है। वहीं उसकी उच्चतम सीमा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 99 है जैसे यहाँ पे उच्चतम सीमा, इसमें हमने 0.5 को जोड़ दिया है, तो ये 99.5 इसकी उच्चतम सीमा हुई। तो वास्तविक सीमा जो होती है वो ये हुई 94.5 और 99.5, यहाँ पे इस वर्गांतर की वास्तविक सीमाएं हैं। इसका प्रयोग हम गणित को हल करते समय इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको और एक पद जो है बारंबारता या आवृत्ति, इसके बारे में बताता हूँ। बारंबारता, हमारे पास जो भी पद है, इन पदों में जो फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है, उसे ही हम बारंबारता के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ 90 से लेकर 94 के बीच में कितने पद आए हैं, 90 से 94 के बीच में यहाँ पे 90, 93 ये 2 पद आए हुए हैं, तो इसकी आवृत्ति यहाँ पर 2 हुई। इसी प्रकार हम 99 से लेके 95 से लेके 99 तक, यहाँ पर हमारे पास में कितने अंक इसमें प्राप्तांक में आए हैं, तो उनकी आवृत्ति कितने बार हुई है। यहाँ पर जैसे 6 है, तो ये 6 उसकी 12 आवृत्ति हुई, 12 बारता उसकी 6 हुई है। यहाँ पर हम आगे और आपको बताते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से वर्गीकृत आंकड़ों का रूपांतरण किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये सारे अवर्गीकृत आंकड़े, अर्थात 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांक यहाँ पर हमें रॉ स्कोर के रूप में प्राप्त हैं, जिसे हम अवर्गीकृत आंकड़ों के नाम से जानते हैं। अब हम इसका रूपांतरण वर्गीकृत आंकड़ों में कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक वर्गांतर लेकर हम पूरी संख्याओं को लिखेंगे और उसमें वर्गों की संख्या क्या हो इसको निर्धारित करेंगे। वर्गांतर की संख्या क्या हो, जैसे यहाँ वर्गांतर की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ वर्गांतर को हमने रखा है। इसकी संख्या कम या ज़्यादा होना ये हमको ज्ञात करना पड़ता है। वर्गांतर की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वर्गांतर की संख्या बराबर होता है रेंज बटे साइज। रेंज बटे साइज अर्थात जो हमने प्रसार निकाला है, यहाँ पर आप देखिए ये रेंज है, रेंज हमको 30 मिला है, 30, और वर्गांतर की जो अंतराल है वो 5 है, तो वो साइज को हमने यहाँ पर लिखा है 5। और वर्गांतर, इसको जब हम भाग देंगे तो 6 + 1 = 7, जो भी हमको प्राप्त होगा उसमें +1 कर देंगे, तो यहाँ पे हमको 7 मिला। तो वर्गांतर का जो संख्या है वो यहाँ पर हमने 7 प्राप्त किया है, अर्थात हमारे वर्गांतर 7 होंगे। अब हम यहाँ पर वर्गांतरों के न्यूनतम अंक से लिखना शुरू करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लिखे हुए हैं हमने, जैसे यहाँ पर 90 है, 90 से 94 लिखा, और 95 से लेके 99 लिखा, फिर 100 से लेके 104 लिखा।
प्रत्येक उच्चतम पद और न्यूनतम पद के बीच में 5-5 का अंतराल हमने यहाँ पर लिखकर इस पूरे आंकड़े को यहाँ पर लिख दिए, जो कि वर्गांतर की संख्या 7 में डिवाइड है। अंतिम पद जो 120 से 124 है, और 120 जो है हमारी उच्चतम प्राप्तांक है, जो कि इसके अंतर्गत आ गया है। यहाँ पे अब हम टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे 90 से लेके 94 तक को हम लिखे, तो यहाँ 90 से 94 के बीच में कौन कौन से प्राप्तांक आए हुए हैं। यहाँ पर एक 90 और यहाँ पे 93, अर्थात ये दो प्राप्तांक, तो हमने यहाँ पे 2 टैली चिन्हों को लगाया है और आवृत्ति की जगह हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। वैसे ही 95 से लेके 99 तक लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर टैली चिन्ह लगाया है। 95, 96 ऐसा कर 1 2 3 4 5 और ये 6 इसकी आवृत्तियाँ होंगी। तो 5 तक की आवृत्ति को टैली चिन्ह लगाने के लिए हम 4 ऐसी खड़ी रेखाएं लिखते हैं और 5वें को हम ऐसे क्रॉस करते हैं। एक यहाँ पर अलग से लिखा, तो टैली चिन्ह में कुल 6 लिखा है और ये 6 यहाँ पर हमने आवृत्ति में लिख दिया। इसी प्रकार 100 से लेके 104 तक जो आंकड़े प्राप्त हुए, वो उनमें बीच में आने वाले प्राप्तांक जो हैं 8 हैं। 105 से 109 के बीच में 11 हैं। 110 से 114 के बीच में 2 हैं आवृत्ति। वैसे ही 115 से 119 के बीच में कोई भी प्राप्तांक नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इसकी आवृत्ति जो है 0 है। और 120 से 124 तक प्राप्तांक जो है वो 1 है। अब इस प्रकार से हम आंकड़ों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इन आंकड़ों को ही हम वर्गीकृत आंकड़ों के नाम से जानते हैं।